नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेंटर ऑफ साइंस में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर के बेस पे नए नए क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को वन बाई वन। क्वेश्चन वन है कि इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी हमें ए और बीच का कोण बताना है कि कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना दिया है क्वेश्चन में, ए बी दिया है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ए बी साइन थीटा होता है। किसके इक्वल हो गया, ए बी के इक्वल हो गया। यानी साइन थीटा देखेंगे तो ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई का टर्म है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड का टर्म हो जाएगा। यानी ए बी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब देखेंगे कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोनों के बीच का जो कोण होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा का क्या बताना है, हमें आयामी सूत्र बताना है। तो जो गुप्त ऊष्मा होती है, क्या होती है कि जो पदार्थ के तापमान को बदले बिना पदार्थ द्वारा उसकी फिजिकल स्टेट में परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त ऊर्जा होती है। फॉर एग्जाम्पल पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, ml होता है। L या क्या है, लेटेंट हीट है। L क्या है, लेटेंट हीट है। Q/m हो जाएगा। हमारा जो Q है यहाँ, उसे हम फ्री एनर्जी बोलेंगे या अवशोषित ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q एक प्रकार की क्या हुई, एनर्जी हुई, फ्री ऊर्जा है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² T⁻² होता है। ठीक है, और नीचे जो हमारा है वो मास है, यानी द्रव्यमान है, तो m हो जाएगा। ठीक है, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी m का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हम ले लेंगे। L एज इट इज रहेगा और T का पावर -2, यानी लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। m0 L² T⁻², क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला हो गया। Q जो है हमारी यहाँ वो क्या है, अवशोषित या मुक्त ऊर्जा है। M क्या है, द्रव्यमान है, मास है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम T और टेकन एज द फंडामेंटल डायमेंशन इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी हमें रैखिक संवेग की भीमा बतानी है, क्या होगी यदि फोर्स को F, वेलोसिटी को V और टाइम को T लिया जाता है। फंडामेंटल यानी फंडामेंटल यूनिट लिया जाता है, सॉरी फंडामेंटल डायमेंशन लिया जाता है। तो देख लेते हैं पहले फोर्स क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला हमारा ma होता है। m क्या है, यहाँ द्रव्यमान है यानी मास है। a हमारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT इनवर्स होता है, और टाइम का t यानी LT के पावर -2 किसका डायमेंशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन का, यानी LT के पावर -2। ये किसका डायमेंशन हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इसको अनदर फॉर्म में ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ml। अगर ये पावर नीचे आएगा यानी डिनोमिनेटर में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको m/t और l/t के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि t का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t² हो जाएगा। दूसरी बात, जो हमारा v होता है यानी जो वेलोसिटी होती है उसका डायमेंशन LT इनवर्स होता है, तो LT इनवर्स को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, l/t के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे हम देखें, l/t को हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा v जो है यहाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन LT इनवर्स होता है। ये पावर में -1 है, इसको मैंने डिनोमिनेटर में एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डिनोमिनेटर में t है, जब न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का टर्म हो जाएगा, यानी ft इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा mv हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा mv है वो क्या है,
P यानी जो मोमेंटम होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है, यानी रेखीय संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, यानी प्रोडक्ट होता है। तो इसे हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हमारा हो गया, ft हो गया। ये किसका डायमेंशन हुआ, लीनियर मोमेंटम का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया है, ft हो गया है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि फोर्स को f लिया जाए, वेलोसिटी को v लिया जाए, टाइम को t लिया जाए एज ए फंडामेंटल डायमेंशन के रूप में। तो मास, लेंथ एंड टाइम, देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If A and B are perpendicular vector, A equal to 5, 5, 7J minus 3K, B equal to 2I plus 2J minus AK, then what is the value of A? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो A और B है दोनों क्या है, लंबवत सदिश है, तो हमें A का मान बताना है, यानी A की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन के गिवन में क्या है। वेक्टर A हमारा कितना है, 5, 5 है, 7J है, माइनस 3K है, ठीक है। बी हमारा क्या है, 2i है प्लस 2j है माइनस AK है, ठीक है। अब हमें दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी आपस में लंबवत है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसका केस है, लंबवत का केस है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर का ये केस है, इसलिए A डॉट B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 5i प्लस 7j माइनस 3k डॉट 2i प्लस 2j माइनस 1k इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने A डॉट B किया है। अब हमारा 5 2 क्या हो जाएगा, 10i हो जाएगा, 10i इंटू आई प्लस 7 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी चाहे हम इसको ऐसे और इजिली फॉर्म में कर देते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम 1 डिजिट को लेते हैं, 5 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10i हो जाएगा, फिर 5 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका 10 होगा, बट i डॉट j का टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो माइनस का टर्म होगा, यानी 5a होगा, ठीक है, i डॉट k हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब फिर स्टार्ट करेंगे यहां से 7j से, तो 7 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहां भी j है और यहां i है, यानी i डॉट j हो जाएगा, प्लस फिर 7j का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले में, तो 7 2 14 हो जाएगा, j डॉट j हो जाएगा, ठीक है। फिर 7j का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस ए वाले टर्म में करेंगे, यानी 7a माइनस में हो जाएगा, j डॉट k, ठीक है। ये तो कंफर्म हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। अब लास्ट वाला यानी माइनस 3k का स्टार्ट करेंगे, तो माइनस 3 2 क्या होता है, 6 होता है, k डॉट i का टर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 3 2 क्या होता है, 6 होता है, बट यहाँ k डॉट j का टर्म हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी 3a होगा और k डॉट k हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो i डॉट i का क्या होता है, i डॉट i कितना हो जाता है, 1 होता है। तो इसे जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 10 हो जाएगा, बट ये i डॉट j का टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर माइनस 5 i डॉट k का टर्म ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर i डॉट j का टर्म ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन j डॉट j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ये 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है j डॉट k, ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। k डॉट i ये भी टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, और k डॉट k यानी 1 हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 3a हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो 10 और 14 कितना हो जाएगा आपका, और ये हमारा है प्लस 3a, यानी ये हमारा हो जाएगा 3a प्लस 14 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इक्वल टू 0। जब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 24। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 24 डिवाइडेड बाई 3। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
8 हो जाएगी, ठीक है, -8 हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। जब हम I.I J.J इक्वल टू K.K का केस यूज कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। लेकिन I.J J.K और I का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यही फॉर्मूला हमने यूज किया और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि ये एक छोटा सा कैलकुलेशन था, बट आपको फॉर्मूले की नॉलेज होगी ना कि डॉट प्रोडक्ट कब 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट जब डिफरेंट वेक्टर के साथ रहेगा, जैसे यहाँ आई के साथ है और जे के साथ है तो दोनों डिफरेंट हो गए, इसलिए 0 हो जाएगा। सेम वाला 1 होता है तो आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करके चले जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा रिप्रेजेंट यानी डेल्टा क्या प्रदर्शित करता है, ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर या ये एक डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर को प्रदर्शित करता है, या ये एक स्केलर ऑपरेटर को प्रदर्शित करता है, या एक लैप्लासियन ऑपरेटर को प्रदर्शित करता है। तो डेल्टा जो होता है मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में यूज किया जाता है, सॉरी डिफरेंशियल वेक्टर ऑपरेटर के रूप में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसे हम नाबला भी बोलते हैं, जिसका ये सूचक है, और मैथमेटिक्स में कैलकुलस का फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी इसका यूज करते हैं। जो ये हमें क्या रिप्रेजेंट करके देता है, डो बाई डो एक्स आई प्लस डो बाई डो वाई वेक्टर जे प्लस डो बाई डो के डो जेड डायरेक्शन के, यानी आई जे और के डायरेक्शन में डो बाई डो एक्स प्लस डो बाई डो वाई प्लस डो बाई डो जेड को रिप्रेजेंट करता है, यानी तीनों एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई जे के, तीनों डायरेक्शन को। एक्सिस तो हमारा एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक व्यक्ति एक लिफ्ट में, जब वह स्थिर अवस्था में लिफ्ट है तथा जब वह एक समान त्वरण ए से नीचे उतर रही है, तब उसका अनुपात कितना है, 3:2 है। यानी तो हमें ए का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देख लेते हैं गिवन में क्या है। जब लिफ्ट रुकी है, यानी जब लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है, तो W1 किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। लेकिन वहीं जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो W2 हमारा किसके इक्वल होगा, g माइनस ए हो जाएगा। और जब केस ऊपर जाने का होता है तो g प्लस ए हो जाता है, और लिफ्ट नीचे आ रही है तो g माइनस हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अब इन जो दोनों का अनुपात है वो कितना है, 3:2, यानी W1 बाई W2 क्या है, 3:2 है, यानी 3:2 बोले तो 3/2 है। तो हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है, हमें ए का वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है। जब हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2mg हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 3mg माइनस 3ma, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3g माइनस 3a। तो हम क्या करेंगे कि g वाले टर्म को एक साइड कर देंगे और a वाले को एज इट इज छोड़ देंगे, यानी 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3g माइनस 2g, यानी 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g/3 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू इतना इतना, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, यानी त्वरण का मान हमें बताना है जब टाइम 2 सेकेंड है तो। यानी कोई सीधी रेखा पर गतिमान कण की स्थिति x इक्वल टू 12 + 18t + 9t स्क्वायर मीटर दी गई है, तो टाइम 2 सेकेंड पर हमें इसका त्वरण बताना है, यानी एक्सीलरेशन बताना है। तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, dx/dt, यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं, यानी वेलोसिटी कहते हैं। यानी x का वैल्यू कितना है हमारा, देख लेते हैं, 12 +
18t प्लस 9t स्क्वायर। अगर इसको t के सापेक्ष में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म है 12 जीरो हो जाएगा। ये 18t है, t के सापेक्ष में होगा तो 18 हो जाएगा। ये 90 स्क्वायर है, यानी स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी 18t हो जाएगा हमारा। ये t के सापेक्ष में जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो, क्योंकि t स्क्वायर का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है 2t होता है। ठीक है। दूसरी बात, वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा 18, कॉमन ले लेंगे यानी t प्लस 1 हमारा वेलोसिटी हो गया। ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, यानी त्वरण कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है हमारा 18 है, t प्लस 1 है। ठीक है। देख लेते हैं इसे भी, तो हमारा t के सापेक्ष में करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये हमारा t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 1 का 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 18 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण का मान कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, टी का जब डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष में करेंगे तो 1 होगा, लेकिन ये 1 हमारा कांस्टेंट टर्म है, यानी नियतांक है। नियतांक का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, इसलिए 1 का 18 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट विल बी अ रीच ऑफ मैक्सिमम हाइट g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी किसी कण को हम 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो यह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगा। तो हमें बताना है हाइट, कितने हाइट तक पहुंचेगा। सपोज करिए कि ये हमारा मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है, और यहां से क्या कर रहे हैं, हम कण को फेंक रहे हैं। ठीक है, यहाँ कोई पर्सन है, इस कण को यहाँ फेंक रहा है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच रहा है, और फिर यहाँ से ये नीचे की ओर आता है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया, यानी सरफेस हो गया। ये कोई पर्सन है, यहाँ से फेंक रहा है। जब यहाँ फेंकेगा तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगी, तो आप जानते हैं कि किसी भी पिंड को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो अधिकतम ऊंचाई तक जब पिंड पहुंचता है तो इसका जो अंतिम वेग होता है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है 0 होती है, क्योंकि यहाँ के बाद पार्टिकल डाउन साइड आना स्टार्ट कर देगा, इसलिए जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो जो गति का तीसरा इक्वेशन होता है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड होता है जो हमारा, वो क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, v हमारा क्या है अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी यानी आरंभिक वेग है, g क्या है हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, h क्या है हमारा हाइट है। ठीक है, देख लेते हैं गिवन में क्या क्या है। हमें तो हाइट कैलकुलेट करनी है, तो u स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 300, यानी 300 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10, और हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये क्या है 0 है। अब हम हाइट कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 300 का स्क्वायर यानी 300 इंटू 300। सॉरी, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया है कि जब हम किसी पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा, लेकिन जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तब हमारा पॉजिटिव का टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हमारा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है हाइट कैलकुलेट करना है, यानी हाइट को हम ये सारे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं, यानी 2 10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 20h, ये हो जाएगा हमारा 300 इंटू 300। हमें केवल हाइट कैलकुलेट करना है, तो 300 मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई का टर्म है तो इधर आएगा तो डिवाइड का टर्म हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 15 जा 30 हो जाएगा, यानी ये हमारा हाइट कितना हो जाएगा 15 3 जा 4500, यानी 4500 हमारा हो जाएगा।
बट थोड़ा सा ये भी हमें ध्यान देना है कि सारे जो ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। हम यहाँ क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर। इसलिए ऑप्शन नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि कण के जो कण या है या पार्टिकल जो भी आप बोल रहे हैं, उसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी यानी जो मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 4.5 मीटर। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, हमें हाइट बताना है तो हाइट का टर्म यहाँ नहीं होना चाहिए, सॉरी इसके लिए, और यहाँ भी हाइट नहीं होना चाहिए। तो जो पार्टिकल कितने मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगी, तो 4.5 किलोमीटर तक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कौन से फॉर्मूला हमने यूज किया, तो थर्ड वाला फॉर्मूला यूज किया, v² = u² + 2gh, बट हम यहाँ पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं इसलिए हमने माइनस का टर्म लिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The displacement as a function of time of a particle in a linear momentum is given by relation x = 5t + 5t², then the initial velocity of particle is, यानी एक सरल रेखा में गतिशील कण का विस्थापन समय फलन के रूप में निम्न सूत्र द्वारा इंडिकेट किया गया है, यानी 5t + 5t²। तो कण का आरंभिक वेग बताना है, यानी व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन में क्या है, x का वैल्यू कितना है, 5t + 5t², यानी दोनों पक्ष को जब हम अवकलन करेंगे, दोनों पक्ष को अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, dx/dt, 5t का 5 हो जाएगा, 5t² यानी 5 टू क्या हो जाएगा, 10t हो जाएगा, ठीक है। dx/dt को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी लिखा जा सकता है, क्योंकि वेलोसिटी ही बताता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। तो 5 + 10t हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कण का आरंभिक वेग बताना है, यानी इनिशियल वेलोसिटी बताना है। तो जब कण का जो आरंभिक वेग होगा उस समय टाइम क्या होगा हमारा, कण की इनिशियल वेलोसिटी के लिए टाइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कण उस समय जस्ट प्रारंभ करता है यानी स्टार्ट करता है। तो v क्या हो जाएगा, 5 + 10 × 0, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल आर इक्वल। तो वह पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, यानी एक कण का संवेग तथा गतिज ऊर्जा का जो संख्यात्मक मान है वो आपस में इक्वल है। हमें कण का वेग बताना है, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताना है। तो जो हमारा संवेग होता है वो क्या होता है, p = mv होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, वो क्या होता है, ½ mv² होता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है और संवेग है आपस में क्या है, इक्वल है। यानी गिवन में क्या है कि संवेग यानी मोमेंटम किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, यानी गतिज ऊर्जा के इक्वल है। तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा हम नीचे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे mv होता है, और जो काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv² होता है। m कैंसिल हो जाएगा, एक v से एक v भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ये इधर डिवाइड का टर्म इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि वेग पार्टिकल का कितना होगा, 2 मीटर/सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball of mass 0.1 kg is thrown against a wall if strikes the wall normally with a velocity of 30 meter/second and it rebounds with a velocity of 20 meter/second in the opposite direction. The impulse of the force exerted by the wall on the ball. यानी एक दीवार के विपरीत 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद फेंकी जाती है, यह 30 मीटर/सेकेंड के वेग से दीवार से टकरा जाती है और विपरीत दिशा में 20 मीटर/सेकेंड से
वापस आती है। तो दीवार पर गेंद द्वारा आरोपित बल का आवेग हमें बताना है, यानी हमें इम्पल्स बताना है कितना वॉल के ऊपर लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के गिवन में देखते हैं कि क्या क्या दिया है। यानी जो हमारा मास है वो कितना है 0.1 kg है। ठीक है, हमें दीवार पर गेंद द्वारा आरोपित बल का वेग ही बताना है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड से नॉर्मली जाती है और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रीबाउंस हो जाती है, यानी लौट के आती है। तो वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा टोटल 50 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, बल का आवेग कैलकुलेट करना है, यानी इम्पल्स ऑफ द फोर्स। बल का आवेग हमें कैलकुलेट करना है। फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और टॉर्क क्या होता है फोर्स इंटू टी होता है, यानी टॉर्क, ये जो टॉर्क को हम आवेग से डिनोट कर रहे हैं तो फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा, यानी इंस्टेंटेनियस टाइम होता है। अब हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं क्या होता है। ये तो चेंज इन वेलोसिटी होता है अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी को यू से डिनोट किया है, आप चाहे तो वी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसलिए जब हम बल का आवेग निकालेंगे यानी टॉर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इंटू ये जो हमारा है टी समय है। क्योंकि F इक्वल टू ma होता है, m तो एज इट इज है, a को मैंने क्या लिखा है चेंज इन वेलोसिटी अपन में टाइम, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इतना तक तो क्लियर है। अब 0.1 हमारा क्या है मास है, और जो वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड का है। डेल्टा यू का वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर लिए हैं, यानी जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू 5 न्यूटन सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि दीवार पर गेंद द्वारा आरोपित बल कितना हो जाएगा 5 न्यूटन पर सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट भी होते हैं। कभी कभार आपसे एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, कभी कभार डायरेक्ट फोर्स भी पूछ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड्स दैट कैन एक्सिलरेट एन इलेक्ट्रॉन 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी वेलोसिटी कितना है 1/10 है स्पीड ऑफ लाइट के, प्रकाश के चाल की। ठीक है, तो E एंड M आर चार्ज एंड E एंड M आर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हमारा चार्ज है, मास क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, C हमारी स्पीड ऑफ लाइट है, यानी विभवांतर हमें बताना है। तो ये तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट का 1/10 है, यानी c/10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा 1/2 mc² अपॉन 100 हो जाएगा। अब हमें केवल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो ये ई इधर मल्टीप्लाई का टर्म है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का टर्म हो जाएगा, यानी mc² अपॉन 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और ई। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। हमें केवल पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ इलेक्ट्रॉन विथ अ चार्ज E मास m accelerated from a rest to a potential difference equal to 3 volt in vacuum. The final kinetic energy of the electron will be. यानी विरामावस्था में एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तथा उसका जो मास है m है, तो 3 वोल्ट के विभवांतर से शून्य में त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन की अंतिम ऊर्जा क्या होगी। तो हम जानते हैं कार्य तथा ऊर्जा के सिद्धांत से किया गया कार्य किसके इक्वल होगा, यानी जो वर्क डन होगा किसके इक्वल होता है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है जो वृद्धि होती है उसके इक्वल होता है। तो वर्क डन का क्या होता है W काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है
हाफ एम वी स्क्वायर होता है, यानी W इक्वल टू, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, W इक्वल टू क्यू वी हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा। अब देख लेते हैं, जो चार्ज हमारा क्या है वो है U, और जो वोल्ट कितना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट है, यानी क्या हो जाएगा, E इंटू 3 यानी 3E हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 3E जूल हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे E और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि Q को क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी E से चार्ज को हम E से डिनोट करते हैं और मास को M से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने चार्ज को E से डिनोट किया है। वोल्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 3 वोल्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी, यानी सामान्य बल को अगर हम दोगुना कर दें तो घर्षण का गुणांक क्या होगा। ऑप्शन ए है अनचेंज, हाफ, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो एफ किसके प्रोपोर्शनल होता है, आर के प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई आर हो जाएगा। म्यू हमारा क्या है, घर्षण गुणांक है, यानी फोर्स ऑफ, घर्षण गुणांक है। ठीक है, जो हमेशा घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात होता है, हमेशा ये नियत भी रहता है। सामान्य बल को 2 गुना कर दे या 3 गुना कर दे, घर्षण गुणांक पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी ये अनचेंज होगा, अपरिवर्तित होगा। क्योंकि जो घर्षण गुणांक होता है, यानी फ्रिक्शन जो कांस्टेंट होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट जो होता है वो पदार्थ के खुरदुरेपन पे निर्भर करता है, यानी डिपेंड ऑन सरफेस ऑफ मटेरियल। मटेरियल कैसा है, खुरदुरा है, स्मूथ है, मतलब चिकना है या खुरदुरा है, रफ है, एनीथिंग, जो कुछ भी कहिए, उस पर निर्भर करता है, न कि इस पे निर्भर करता है कि आप फोर्स 2 गुना लगा रहे हैं कि 4 गुना लगा रहे हैं कि 5 गुना लगा रहे हैं या 6 गुना लगा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1.01 10 to the power 5 पास्कल। हाउ लार्ज अ फोर्स डज द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट ऑन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, यानी सामान्य वायुमंडलीय दाब 1.01 10 to the power 5 पास्कल है। तो किसी व्यक्ति के सिर के 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा आरोपित बल का मान हमें बताना है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। हमें क्या बताना है, फोर्स बताना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। तो प्रेशर का वैल्यू यानी दाब कितना है, 1.01 10 to the power 5 है। एरिया हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 to the power -4 हो जाएगा। जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.03 हो जाएगा, और ये केवल 10 हो जाएगा, क्योंकि -4 है, ये +5 है, यानी 33 से कितना हो जाएगा, 30.3 न्यूटन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 30 न्यूटन, क्योंकि हमें केवल आरोपित बल का मान बताना है कि कितना आरोपित बल है, इसलिए 30 न्यूटन हो गया। ये -4 और ये +5 है, इसलिए ये 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, क्योंकि ये एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट 1 है, ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। और आपसे एक ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।